नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव होने वाला है और आज से तो आचार संहिता भी लागू हो चुका है और हमारे भी सरगुजा संभाग के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चिंतामणि महाराज जी हमारे साथ हैं। तो इनसे हम आज कुछ सवालात करेंगे। इनके कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित किया है उस पर, और कुछ जो क्षेत्र में चर्चाएं चल रही हैं उस पर सवालात होगा। सरगुजा संभाग को ये क्या देना चाहते हैं, इनकी विजन क्या है, आने वाले 5 सालों में क्या कुछ होगा सरगुजा संभाग पर, इस पर चर्चा कर डीडी यूट्यूब चैनल पर चिंतामणि महाराज जी आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सवाल मेरा पहला यही है महाराज जी की भारतीय जनता पार्टी ने आपको लोकसभा सांसद, सरगुजा सांसद कैंडिडेट चुना है, इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो हमारे कामों को देखा है और मैं जहाँ भी काम किया हूँ मैं मन लगा करके काम किया हूँ। और जो केंद्रीय नेतृत्व है और प्रदेश का नेतृत्व है, उनके मन में ये बात ज़रूर आया होगा कि ये अगर इसको देते हैं तो ये वहाँ के जनता के हित में काम करेगा, ऐसा उनके मन में भरोसा होगा उनके मन में, तब वो हमको प्रत्याशी के रूप में घोषणा किए हैं। महाराज जी, इससे पहले आप जैसे 13 से 18, 18 से 23 कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं और अब चूंकि 2023 में आपको टिकट नहीं मिला, इसके बाद आपने बीजेपी का रुख किया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि असल कारण क्या था और यहाँ बीजेपी में आते ही लोकसभा का टिकट मिल जाना, कहीं ना कहीं जो चर्चाएं चल रही हैं वो अलग अलग चल रही हैं। अगर आपसे इस पर एक प्रतिक्रिया लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं निश्चित रूप से कांग्रेस में तो था, कुछ ऐसा विषय बना जिस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। मैं कांग्रेस में गया था, अंतर्कलह था, वो तो सभी देखे हैं। 5 साल तक किस तरह का अंतर्कलह चला, लोगों का सेवा किस तरह से हो पाया, वो सबके बीच में है, सब उस चीज़ को देखे हैं। वहाँ रह करके मैं लोगों के हित में मैं जैसा चाहता था, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड अगर कहेंगे तो पूज्य पिताश्री का है, जो जनहित में अपना पूरा समय लगाए हैं। मेरे को एक प्लेटफार्म का आवश्यकता था जहाँ पर खड़े होकर के हम जनसेवा का काम कर सकें। यहाँ पर मैं देखा माननीय देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका सनातन के प्रति जिस तरह से काम किए, उसको देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि भारत विश्वगुरु था और कई ऐसे शासक आए जिसके कारण विश्वगुरु के श्रेणी से वो नीचे आ गया, विश्वगुरु कहने लायक नहीं था। मोदी जी के आने के बाद सनातन के लिए और लोगों के लिए जिस तरह का वो काम किए हैं, उसको देख करके मेरे को लगा कि नहीं, अपने को अपने मनसानुरूप, हमारे विचार के अनुरूप ये हैं, इनके साथ आपको अपने को चलना चाहिए। और मैं उनके साथ अभी चल रहा हूँ और मोदी जी के गारंटी पर जिस तरह से आज जनता भरोसा की है, तो निश्चित रूप से उस पर हमको काम करना है। महाराज जी, आपने कहा कि सनातन और हिंदुत्व की आपने बात कही, मोदी जी की बात कही, क्या भारतीय जनता पार्टी का या आपका सिर्फ सनातन और हिंदुत्व ही एजेंडा रहेगा, इसके अलावा कुछ एजेंडा रहेगा? मैं एक बात बताना चाहूँगा, मन अगर खराब होता है तो वो उस हिसाब से उसका मस्तिष्क बनता है और उस हिसाब से काम करता है। जिसका स्वच्छ मन होता है, जिसके मन में धार्मिक भावना होता है, वो उस हिसाब से काम करता है। आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनका आप कार्यशैली देखिए, और जो उसके विपरीत चलने वाला है उसका कार्यशैली देख लीजिए। तो जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं माननीय मोदी जी, उनका कार्यशैली को देखिए, और इसके पहले जो भी शासक रहे हैं उनका कार्यशैली देख लीजिए। ये महत्वपूर्ण है कि जो शासक है
उनका मनसा कैसा है। अगर पवित्र मनसा है तो जनहित में काम करेंगे, अगर पवित्र मन नहीं है तो फिर जनहित में काम महाराज नहीं करेंगे। मैं एक मिनट थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूं। पवित्र मन कब होगा? जब आपका सनातन के प्रति, अपना जो इष्ट है उसके प्रति आस्था होगा, तब आपका मन पवित्र होगा। और बिना पवित्र मन का आपका पवित्र विचार नहीं हो सकता है, और पवित्र विचार नहीं होगा तो आप वैसा काम कर नहीं सकते। महाराज जी, जैसे बीजेपी की तरफ से जब फीडबैक आता है, कुछ स्टेटमेंट आता है, तो यही कहा जाता है सनातन की तरफ ज़्यादा झुकाव, हिंदुत्व की तरफ ज़्यादा झुकाव। तो क्या जैसे कांग्रेस भी आरोप लगाती है, विपक्ष पार्टियां भी आरोप लगाती हैं कि पार्टी बीजेपी है सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है और सनातन को नहीं मानने वाले बीजेपी के अगेंस्ट हो जाते हैं, नेशन के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो मैं इस पर पूछूंगा, और मैं साथ ही साथ बीजेपी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस बार 400 पार। आप कितना आश्वस्त हैं? नहीं, जैसे इसमें जो ये बात कहा जाता है कि बीजेपी सनातन को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के चलता है, तो उसमें बुरा भी क्या है? अगर पूरा लेकिन सनातन अगर जो नहीं मानते हैं वो नेशन के विरुद्ध कैसे हो गए? नहीं, सनातन कौन नहीं मान रहा है? जैसे जो सनातन पर विश्वास नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसी हिंदुस्तान में रहने वाले। नहीं, उसी चीज़ को तो मैं बोल रहा था, जिसका मन पवित्र होगा उस हिसाब से बात करेगा। और जो सनातन को मानने वाले नहीं हैं, ठीक है, वो किस धर्म को मानते हैं? मान लेते हैं, हम मान लेते हैं वो ईसाई धर्म को मानता है, मुस्लिम धर्म को मानता है। तो क्या धर्म क्या बोलता है कि तुम गलत करो? सनातन किस चीज़ को बोलते हैं? सनातन का मतलब भी हमको समझने का ज़रूरत है। सनातन वो है जो युगों से चलता आ रहा है, वो सनातन है। और कोई भी धर्म हो, जिस शब्द के आगे धर्म जुड़ा है, चाहे वो ईसाई धर्म कहिए, मुस्लिम धर्म कहिए, जिस शब्द के आगे धर्म जुड़ा है, तो फिर वो कभी भी गलत करने के लिए वो बोलता नहीं है, और वही सनातन है। इस बार 400 पार होगा? 400 पार होगा, इसका कल्पना तो आप कर सकते हैं। लोगों का उत्साह देखिए। आप क्या कर रहे हैं अगर आपसे पूछा जाए तो? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग कर रहे हैं। आज प्रतापपुर के लगभग मेरे को लगता है 200-300 कार्यकर्ता होंगे, जिनको मैं बुलाया भी नहीं। वो स्वयं से यहाँ आए हैं और हमको ये बोलने आए हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, बस आपसे हमारा परिचय हो जाए। अगर ये कहने वाले लोग हैं, इसी तरह जहाँ भी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे भारत में इसी तरह कार्यकर्ता हैं जो प्रत्याशी से पूछने जा रहे हैं कि हम आपके लिए काम करने को तैयार हैं, बस आप हमको पहचानिए। तो 400 पार का उससे भी आगे जा सकता। कैंडिडेट घोषित होने के बाद पूरे सरगुजा संभाग में वो उत्साह बीजेपी खेमे में देखने को नहीं मिल रहा, जैसे चारों दिशाओं में। चूंकि मैं फील्ड में जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, तो उससे मुझे पता चला एक उदासीनता टाइप का जो रहा। आज जैसे कि आपने जिक्र किया, प्रतापपुर क्षेत्र के लोगों का आपके बीच आना हुआ, एक परिचय का कार्यक्रम था। उसके बाद क्या लगता है, ये चीज़ें धीरे धीरे, जो एक उदासीनता था या वो उत्साह नहीं था, धीरे धीरे उत्साह आने लगा है आपके फेवर में? ऐसा उत्साह दिख रहा है, या जो उदासीनता जैसा एक माहौल था उसको आप आने वाले समय में जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा इसको ख़त्म कर लेंगे? मेरे को तो ऐसा दिखता नहीं है, कहीं उदासीनता हो ऐसा दिखता नहीं है। आज जैसे प्रतापपुर का आप उदाहरण दिए, प्रतापपुर के आए हैं, तो क्या उदासीनता ख़त्म हो गया? वो स्वयं से आए हैं, तो उदास थे तो कैसे आए हैं स्वयं? आज सुबह यहाँ राजमोहनी भवन में महिला समूह का और मितानिन बहनों का कार्यक्रम था, जिसमें लगभग मेरे को लगता है 1500 से संख्या कम नहीं रहा होगा, जो स्वयं से वो इसलिए यहाँ कार्यक्रम किए थे कि हम मोदी जी को धन्यवाद दे दें कि हमारे महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए वो जो काम कर रहे हैं, महतारी बंधन योजना के तहत 1000 रुपये प्रति महीना दे रहे हैं, तो उसके लिए हमको मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना है। उसके लिए
वो सोच रहे थे कि हम कहाँ धन्यवाद ज्ञापित करें। तो उनका प्रतिनिधि कौन होगा? जो यहाँ सांसद होगा उनका प्रतिनिधि होगा। तो वहाँ पर अपने सरगुजा ही नहीं बल्कि बलरामपुर और सूरजपुर के भी 1,500 से ज़्यादा महिलाएं आज आई थीं, जो सिर्फ धन्यवाद देने आई थीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उत्साह नहीं है? इसका मतलब ये बड़ा तादाद है और पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का रुचि ज़्यादा है बीजेपी की तरफ, चूँकि जैसे आपने कहा कि महतारी वंदना योजना के तहत जिनके खाते में सीधे पैसा गया है, तो उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ महाराज जी, सरगुजा संभाग की जनता चिंतामणि महाराज जी को वोट क्यों करे? अगले 5 सालों का उनके पास क्या विज़न है? सरगुजा संभाग को क्या देना चाहते हैं? देखिए, कहीं का भी अगर विकास करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा आवश्यकता होता है आवागमन का। आवागमन का साधन हो, वहाँ पर रहने की व्यवस्था हो, और ये सब आज ही कल ही 15 तारीख था कल 15 तारीख को दरिमा में 72 सीटर हवाई जहाज़ को चलना है, उसके लिए लाइसेंस जारी हो गया। यहाँ पर रेलवे का विस्तार भी होना है। जहाँ पर आवागमन होगा वहाँ पर टूरिस्ट भी आएंगे। यहाँ पर मैन पार्ट छत्तीसगढ़ का जिसको शिमला बोलते हैं, वहाँ पर लोग बाहर से आएंगे। तो यहाँ जो भी छोटे स्तर के दुकानदार हैं, मूंगफली बेचने वाले, चना बेचने वाले, पंचर बनाने वाले, सभी का व्यवसाय अच्छा चलेगा। और बाहर से जब लोग आएंगे और यहाँ की प्रकृति की सौंदर्यता को देखेंगे, और यहाँ खनिज भी बहुत सारे हैं, उसको देखेंगे, तो यहाँ आकर के बड़े उद्योग भी लगाएंगे जिससे कि लोगों को लाभ होगा। वो इसलिए अभी बड़े लोग नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ आवागमन का साधन नहीं है। अगर ट्रेन से आना है तो 12 घंटे में रायपुर से यहाँ आएंगे। फ्लाइट हो जाने से यहाँ पर पौन घंटा 1 घंटा में आ जाएंगे, काम करके वापस चले जाएंगे। तो ये जो आवागमन का साधन हो रहा है, इससे यहाँ का विकास भी होगा। उसके साथ साथ और कई ऐसे विषय होंगे जिसको हम अपने कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ लोगों से हम पूछेंगे कि अगर हमको सरगुजा का विकास करना है तो हमको किन किन कामों को करना होगा। हम लोगों से राय विचार करके काम करेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। ये किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार होता है। हम परिवार के बीच बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि हमको क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, उस पर बात करके उसके आधार पर करेंगे। आप जब लोकसभा चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में जाएंगे, सरगुजा के कोई ऐसे 3 मुद्दे बताइए जो पार्लियामेंट में सरगुजा की आप आवाज बनेंगे। देखिए, इसमें मैं वही बोल रहा हूँ, एक तो आवागमन का साधन, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल हों, एजुकेशन का बढ़िया व्यवस्था हो। ये 2-3 चीज़ जो हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं। और यहाँ पर हमारे किसान भाई ज़्यादा हैं, और यहाँ सिंचाई का संसाधन अगर देखेंगे तो नहीं के बराबर है। 1-2 है, वो छोटा छोटा है। यहाँ पर हम अगर किसानों को पानी देंगे तो शायद उनको आर्थिक रूप से सबल होंगे। तो हमको सिंचाई की ओर, आवागमन पर, स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर, इतना पर फोकस करके हम काम करेंगे। एक विषय आपने छोड़ा महाराज जी, चूँकि मैं खुद भी एक युवा हूँ और मैं युवाओं की दर्द को बहुत अच्छे से समझता हूँ। आप बहुत सारी योजनाएं हैं किसानों के हित में, बीजेपी ने स्कीम लाया, वो उसका फ़ायदा किसानों को मिला। महतारी वंदना योजना के तहत महिलाओं को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन सरगुजा संभाग की जो यंग जनरेशन है, युवा है, और उनको एक रोजगार की तलाश होती है। सरगुजा संभाग में रोजगार की बहुत देखी जाती है कमी है। तो क्या आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो रोजगार को लेकर के ऐसा कुछ सोच है, ऐसा कुछ विचार है आपको जो यहाँ पे रोजगार क्रिएशन किया जा सके? शायद मैं आपको बढ़िया से नहीं समझा पाया, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। जब आवागमन का साधन होगा
तो यहाँ बड़े लोग आएंगे, यहाँ बड़े कारखाने लगेंगे। जैसे यहाँ पर बॉक्साइट है, अब बॉक्साइट बाहर जा रहा है, बॉक्साइट का अगर यहाँ पर कारखाना होगा, यहाँ पर कोयला का खदान है, बहुत सारे ऐसे कारखाना खोल सकते हैं, जिससे खुलने से किसको रोज़गार मिलेगा? युवाओं को रोज़गार मिलेगा। यहाँ पर हवाई यात्रा शुरू हो जाएगा। यहाँ जब बाहर से पर्यटक आएंगे, पर्यटकों को हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं वो गाइड होते हैं। गाइड कौन होगा? हमारा नौजवान साथी होगा। तो जब आवागमन का साधन जब बनेगा तो निश्चित रूप से युवाओं को भी काम मिलेगा। उसके साथ साथ जब यहाँ पर कल कारखाने होंगे तो किसको रोज़गार मिलेगा? युवाओं को रोज़गार मिलेगा। दरअसल मैं यही सुनना चाह रहा था। आपने एक हवाई सुविधाओं की बात आपने कही, लेकिन फैक्ट्री का जिक्र करके यही मैं चाहता भी था कि युवाओं के लिए कुछ फैक्ट्री की बात हो, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। क्योंकि कोल फैक्ट्री को लेकर के कई सर्वे हुए भी थे, उसमें सैंक्शन भी हो गया था, लेकिन बीजेपी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद कई ऐसे खादान ओपन नहीं हुए। तो शायद आप अगर के जाएंगे तो ये एक आसार बनेगा, एक संभावनाएं बनेगी। मैसेज सरगुजा संभाग की जनता को क्या देना चाहेंगे? उनसे क्या अपनी मन की बात, अपनी दिल की बात करना चाहेंगे? मैं हमारे सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं से और हमारे भाजपा के जाबाज कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी से हम आग्रह करेंगे कि यहाँ से सांसद के रूप में हमको जिता के भेजें, देश में नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनाएं और हम सभी मिल करके, हम एक साथ मिल करके काम करेंगे। ये हम लोगों को भी आश्वस्त कर रहे हैं। और यहाँ से जब हम सांसद के रूप में जाएंगे तो यहाँ के विकास के लिए काम करेंगे। तो उसके लिए हम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं। हमारे मतदाता देवतुल्य मतदाता हैं, उनको हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप हम पर भरोसा करिए। मैं आपके भरोसा पर खरा उतरने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे सरगुजा संभाग के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चिंतामणि महाराज जी, जिनसे हमने बातचीत की, जिनसे हमने सवालात किया, सरगुजा संभाग के मुद्दों पर चर्चा किया, युवाओं पर चर्चा किया और यहाँ पर रोजगार के सृजन पर भी चर्चा किया और यहाँ की जनता इनको क्यों वोट करे, इस पर भी हमने बातचीत की। ये बातचीत का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा ज़रूर। जी हाँ, अच्छा लगेगा तो न केवल लाइक करिएगा बल्कि लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपके अपनों तक भी पहुंच सके। बहरहाल, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये परिवार हमारा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और हम चाहते हैं कि इस परिवार के सदस्य आप भी बने। बहरहाल, कैमरा पर्सन के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।